सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर अभी तक आप स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, कितने तरह के वॉइड्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजों को आप सीख चुके हैं। भूलेगा नहीं, नोट्स साथ के साथ बनाने होंगे आपको और साथ के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को आपको वहां पर सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। आज हम सॉलिड्स के अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले आएगी डायमैग्नेटिज्म या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का मीनिंग है ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट ना हो उसे डायमैग्नेटिक कहा जाएगा। और डायमैग्नेटिज्म की पहचान है एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपके एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऐसे सब्सटेंस को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाएगा। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा, सिलेक्ट करना है डायमैग्नेटिक है या नहीं, तो आप उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। अगला है हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इसे कहा जा सकता है। पैरामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिक, इसका मीनिंग है एक ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है और मैग्नेट की प्रेजेंस में मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। और अगर हम मैग्नेट हटा देते हैं तो ये अपने मैग्नेटिक कैरेक्टर का लॉस कर देता है। सो वी कैन से इट एक्ट एज मैग्नेट in magnetic field and lose the properties of magnetism in absence of magnetic field, ऐसे सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक कहा जाएगा। और ऐसे सब्सटेंस के पास few number of unpaired इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो डायमैग्नेटिक कहलाया जाएगा। और अगर कुछ ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, few unpaired इलेक्ट्रॉन, इसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से पहचाना जाएगा। पैरामैग्नेटिज्म को टेम्परेरी मैग्नेटिज्म भी कहते हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। सपोज आपके पास आयरन की एक छोटी सी फॉइल है। अगर इस आयरन की फॉइल को आप देखें तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता, लेकिन अगर कोई बड़ी मैग्नेट आप इसके ऊपर लगा दें और फिर आप इसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू करता है। कहीं अगर कील पड़ी हुई है, सिर्फ आयरन लेके जाओ, आयरन कील को पिकअप नहीं करेगा, लेकिन अगर इस आयरन पे मैग्नेट अटैच है तो ये आयरन बड़ी आसानी से उन कील को पिकअप करेगा और एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और जब हम ये एक्सटर्नल फील्ड हटा देंगे तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का भी लॉस हो जाएगा। टेम्परेरी मैग्नेटिज्म इसको कहा जाएगा। फिर अगली चीज है, इसे हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिज्म के नाम से पहचानते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मीनिंग हुआ एक ऐसा सब्सटेंस जो परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करता है, जो परमानेंटली मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जिस चीज की मैग्नेट बनी होती है फेरोमैग्नेटिक उसको कहा जाएगा। सो वी कैन से इट शो large magnetism and show permanent magnetism। और इनकी पहचान है large number of unpaired electron का होना। large number of unpaired electron, जैसे सपोज काफी सारे unpaired electron हमारे पास प्रेजेंट हैं, इसे हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कंसीडर करेंगे। दो एलिमेंट में कंपेयर करना हो, कौन फेरोमैग्नेटिक हो सकता है, तो जिसमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट वन इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखें, इस बात को समझें, नाम ही बताता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, यानी फेरोमैग्नेटिज्म के ऑपोजिट। बहुत बार ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनसे उम्मीद तो की जाएगी कि वो मैग्नेटिक होंगे, लेकिन वो मैग्नेटिज्म नहीं शो करेंगे।
दे आर एक्सपेक्टेड टू शो लार्ज मैग्नेटिज्म बट शो जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसे सब्सटेंसेस को एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस का कॉज याद रखना है, इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देखिए मीनिंग बताता हूं। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच possess लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इनके पास बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे उम्मीद की जाती है कि ये बहुत मैग्नेटिज्म शो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये जीरो मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं और इन्हें हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से पहचानते हैं। आखिर यहां पर होता क्या है? होता ये है, सपोज आपके पास काफी सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, सपोज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, एक क्लॉक, एक एंटी क्लॉक, एक क्लॉक, एक एंटी क्लॉक, यानी जितने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं उतने ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं। इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन्हें हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से पहचानेंगे। तो जहां भी इक्वल नंबर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसके मैग्नेटिज्म को ये कैंसिल करेगा, इसके मैग्नेटिज्म को ये कैंसिल करेगा। अगर ये सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में होते तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करते। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। नाउ सबसे पहले डेफिनेशन और फिर इसका कॉज, इस तरह से इसको लर्न किया जाएगा। फेरीमैग्नेटिक का मीनिंग है, दे आर एक्सपेक्टेड टू शो लार्ज मैग्नेटिज्म बट शो लिटिल मैग्नेटिज्म। दे आर एक्सपेक्टेड टू शो लार्ज मैग्नेटिज्म बट शो लिटिल मैग्नेटिज्म, इन्हें फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाएगा। उम्मीद की जाती है कि बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म शो करेंगे, लेकिन बहुत कम मैग्नेटिज्म ये शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज हो गए किन्हीं भी कारणों से। वैसे तो हर्ट्ज रूल के हिसाब से हम जानते हैं सभी का स्पिन सेम होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से कोई मैकेनिकल शॉक लगा, इलेक्ट्रिकल रहा, कुछ भी रहा, किन्हीं कारणों से ऐसा हो गया कि ये क्लॉक, ये एंटी क्लॉक 5 एम्पेयर है। 5 एम्पेयर को देखते ही हम कहेंगे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म शो करेगा, लेकिन इसके मैग्नेटिज्म को ये कैंसिल करेगा, इसके मैग्नेटिज्म को ये कैंसिल करेगा, और सिर्फ इसकी वजह से मैग्नेटिज्म रहेगा। सो दे आर एक्सपेक्टेड टू शो लार्ज मैग्नेटिज्म बट शो लिटिल मैग्नेटिज्म, इसे फेरीमैग्नेटिक कहा जाएगा। और इसका कारण हम ये लिख सकते हैं, ड्यू टू अनइक्वल मैग्नेटिक मोमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अनइक्वल मैग्नेटिक मोमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी 3 क्लॉकवाइज, 2 एंटी क्लॉकवाइज, अनइक्वल मैग्नेटिक मोमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस तरह से हम फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस को यहां लर्न करेंगे, याद करेंगे। तो ये थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एटसेट्रा, और इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना था। अब मैं यहां पर आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं और आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपसे कहा जाता है क्लासिफाई फॉलोइंग। आपने इन्हें क्लासिफाई करना है कि ये डायमैग्नेटिक हैं, पैरामैग्नेटिक हैं, फेरोमैग्नेटिक हैं, एंटी फेरो हैं, क्या हैं, आपने इसमें क्लासिफाई करना है। सबसे पहले है नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फिर है आयरन, फिर है हमारे पास मैग्नीज, एंड देन क्रोमियम, एंड देन इट इज जिंक। इन सभी को क्लासिफाई करेंगे, कौन किस तरह का मैग्नेटिज्म शो करेगा। और इसको बताने के लिए आपने इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उस तरह से ही आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। एक दो मैं आपको हिंट दे देता हूं। नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। पैरामैग्नेटिक की पहचान बताई थी, फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। O2 को सॉल्व करने के लिए क्लास 11th की
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लास 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको बताया जाता था ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस वजह से पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। तो आपने इनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। जिंक के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसे हम डायमैग्नेटिक कहेंगे। और ये 3 मैं आपके लिए यहां छोड़ रहा हूं, आप इन्हें सर्च करें, आप इन्हें ढूंढें और इनके बारे में बताएं ये किस तरह का मैग्नेटिज्म शो करेंगे। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो के अंदर आपको बताया गया कि सॉलिड में किस तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ये सभी डेफिनेशंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाती हैं। कॉम्पिटिटिव में डेफिनेशन भी आ सकती है, कॉज भी आ सकता है, आइडेंटिफिकेशन भी आ सकता है। डायमैग्नेटिज्म का कॉज क्या था? एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिज्म का कॉज फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फेरोमैग्नेटिज्म का कॉज लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और फेरीमैग्नेटिज्म अनइक्वल मैग्नेटिक मोमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से देखते रहिए और ऐसे ही आप सॉलिड की डिफरेंट चीजों को आप समझ पाएंगे। अभी तक अपलोडेड किए गए वीडियोस के अंदर मैक्सिमम सॉलिड स्टेट का चैप्टर कवर हो चुका है। अब बचे हैं डिफेक्ट्स, जिन्हें आने वाले वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे और इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। लेकिन बात तभी है जब आपके नोट्स साथ साथ बने, आप साथ साथ नोट्स बनाएं, साथ साथ तैयारी करें, तभी इस सब पढ़ाई का फायदा है, तभी आप इससे बेटर वे में बेनिफिटेड हो पाएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए।